हेलो बच्चों, नवोदय विद्यालय परीक्षा 2022 होने में लगभग 3.5 महीने बचे हुए हैं। अभी रजिस्ट्रेशन करने का समय चल रहा है। रजिस्ट्रेशन में 1-2 दिन का शायद समय बचा हुआ है। हमारे ज़िले में ये 15 दिसंबर लास्ट डेट है, लेकिन किसी ज़िले में हो सकता है कि बहुत पहले ही ख़त्म हो गया हो। तो नवोदय विद्यालय परीक्षा में 3 ग्रुप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक रीजनिंग का ग्रुप होता है, तो बच्चे उसको प्रैक्टिस करके बहुत आसानी से सीख जाते हैं। दूसरा, किसी एक भाषा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या जो भी आपके रीजनल भाषा है, उस भाषा से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी बच्चे बना लेते हैं। लेकिन गणित में अक्सर बच्चे आकर के अटक जाते हैं। तो गणित समस्या करता है ज़्यादातर बच्चों को। और गणित को बहुत फास्ट और बहुत अच्छे ढंग से बनाने पड़ते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित से संबंधित मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ आज। ये प्रश्न हमने नवोदय के साइट से ही लिया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखिए, एक ऐसी संख्या प्राप्त करना है तो 12 से भी भाग लगे, 15 से भी भाग लग जाए, 20 से भी भाग लग जाए, 54 से भी भाग लग जाए। भाग लगने के बाद प्रत्येक दशा में 9 शेष बचना चाहिए। तो देखिए, यहाँ छोटी से छोटी जो दिया है, इससे आप पकड़ लेंगे कि नहीं, लोएस्ट संख्या निकालना है, यानी लघुत्तम संख्या निकालना है। इसके लिए आप इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे, यानी एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए, आपको प्रोसेस से नहीं बनाना है, आपको केवल उत्तर निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकाल ले लेते हैं। 12, 15, 20 और 54। चलिए, इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए, 2 से इसको भाग दे देते हैं। 2 छक्के 12, ये 15 उतार देते हैं, 2 है 20 और 27 दूनी 54। फिर चलिए, इसको 3 से भाग दे देते हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15, 10 उतार देते हैं, 3 9 27। चलिए, अब फिर इसको हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, 5 उतार दिए, 2 5 10 और ये 9 उतार दिए। अब इसको एक बार 5 से भाग दे देते हैं। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, उसके बाद 9 उतार दिए। अब इसको हम गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, यानी 60 और 9 को गुना कर देते हैं हम। ये हो जाएगा 9 छक्के 54, यानी 540। ये 540 एक ऐसी संख्या है जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूरी तरह से भाग ले जाएगा, इसमें शेष नहीं बचेगा। तो देखिए, इसमें 9 शेष बचना है। तो 9 शेष बचने के लिए वो संख्या क्या होगा, अभिष्ट संख्या जो होगा, अभिष्ट संख्या 540 + 9 बराबर 549। देखिए, इस तरह के प्रश्न नवोदय में पूछे जाते हैं। यहाँ मैं 20 प्रश्न में जो भी प्रश्न दे रहा हूँ, वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी ढांचे के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। चलिए, अब मैं अगला क्वेश्चन में चल रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 6,03,79,852 में 7 एवं 8 के स्थानीय मानों में अंतर क्या होगा। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान निकालना है और 8 का स्थानीय मान निकालना है। निकाल के उसको घटा देना है तो अंतर हो जाएगा। तो 7 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, 7 लिख करके 1 2 3 4, 7 के बाद 4 अंक है तो सीधे इसमें 4 0 बिठा देंगे, ये 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान, 8 लिख करके जितना अंक है उतना 0 हम बैठा देंगे। तो 8 के बाद 2 अंक है तो 2 0 बैठा देंगे। 8 के बाद 2 0 बैठा दिए। 7 और 8 का स्थानीय मान निकल गया, इसको हम घटा देते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये 10 से 8 चला गया, 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, यानी 69,200 इसका आंसर होगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग हम जानते हैं। वर्ग यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। मान लिया कि ये एक वर्ग है जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, 12 12 करके सभी चारों भुजा होगा। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर हो गया, तो 12 गुना 12 बराबर 144 हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे या वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आके पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रश्न में दी गई संख्या श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। देखिए ये एक संख्या का श्रृंखला दिया हुआ है, 4, 7, 16, 43 और 124। 124 के बाद जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी, वो आपको निकालना है। तो देखिए एक सीरीज आपको पकड़ना है, आपको अपना सेंस लगाना है कि ये किस विधि से और किस प्रोसेस से बढ़ रहा है आगे। तो देखिए 4 से 7 हुआ है, तो चलिए सीरीज का अगला पद हम कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 4 + 3 बराबर 7। चलिए 7 के बाद है 16, तो हम कर देते हैं 7 + 3 का आप वर्क कर देंगे, 3 × 9, तो 9 × 7 16 हो जाएगा। फिर अगला पद है 16। 16 में हम क्या करेंगे, 3 × 9, 9 × 27, यहाँ 27 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। 43 में हम जोड़ देंगे 27 का 3 गुना, तो 27 का 3 गुना होता है 81, और ये मेरा हो जाएगा 124। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, 124 में 81 का 3 गुना जोड़ देंगे, तो 81 का 3 गुना होता है 243, और यहाँ पर जोड़ने के बाद हो जाएगा 367। देखिए तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा, 367 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 में पहुँचते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में ये 11/7 + 8/5 + 4/3 इसको जोड़ना है, तो इसको आप जोड़ देंगे। चलिए जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम कर देंगे। 7, 5 और 3 इसका एलसीएम, देखिए इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसको सीधे गुना कर दीजिए। 5 × 15, 15 × 7 = 105। और इसको थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए हम लिखते हैं 7 × 5 × 3, इसी को हमने गुना किया, 5 × 15, 15 × 7 = 105। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको हम भाग देंगे 105 को। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाएंगे, 7 से जब आप 105 को भाग देंगे तो 7 को जब हम हटा लिए तो हमारे पास क्या भागफल आएगा, 5 × 15 आएगा। तो 15 को 11 से गुना कर लेंगे, 11 और गुना 15 165 होता है, प्लस अब देखिए 5 से इसको भाग देंगे, तो 5 से जब हम भाग देंगे तो 7 और 3 इधर बचता है, 7 × 21 हो जाएगा भागफल। 21 को हम 8 से गुना कर देंगे तो 20 × 8 = 60, और यानी 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 से आप देखिए हम इसको भाग देंगे। 3 से जब 105 को भाग देंगे तो 3 को छांट करके मेरे पास 5 × 7 = 7 × 5 = 35 बचा। तो इस 35 को हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 × 4 = 120 और 5 × 20 यानी 140 हो जाएगा, 140। चलिए इसको अब हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 473/105 हो गया, 473/105। अगला प्रश्न अब हम लोग प्रश्न 6 बना रहे हैं। प्रश्न 6 में है, किसी निजी बैंक का साधारण ब्याज दर 12% सालाना है। कोई ग्राहक उस बैंक में 12,000 रुपये जमा करता है, तो कितने वर्षों बाद वह रकम बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगा। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 12,000 रुपया मान लिया कि हमने बैंक में जमा किया, वो बढ़ करके कितना हो गया, 18,000 रुपया हो गया। तो जाहिर सी बात है 12 से 18 मतलब 6,000, तो ब्याज मिला हमें कितना, ब्याज मिल गया 6,000। और दर कितना है, ब्याज की दर है 12%, दर है 12%। देखिए आपको ये सब नहीं लिखना है, आप सीधे डायरेक्ट आंसर बनाएंगे, क्योंकि आपको समय बचाना है अनुभूति के लिए, क्योंकि आपको परीक्षा में समय बचाना है, इसलिए आप इतना लिखा लिखी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आपको समझाना है, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। और देखिए मूलधन कितना है, यानी जो राशि आपने जमा किया, जिस राशि पर ब्याज संकलित होता है, ब्याज जोड़ा जाता है, वही राशि होगा मूलधन। तो 12,000 राशि से बढ़ के वो हो गया 18,000, इसका मतलब मूलधन हो गया 12,000। चलिए उसके बाद समय कितना है, तो समय आपको निकालना है कितने वर्षों बाद। देखिए यहाँ समय आपसे मांग रहा है, यानी समय आपको निकाल लेना है। तो समय का फॉर्मूला आपको याद रखना है, समय बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। चलिए ब्याज है कितना, 6,000 गुना 100 बटे मूलधन हो गया 12,000 गुना दर है 12% यानी 12। चलिए इसको अब हम लोग काट देते हैं। 2 0 यहाँ से काट दिए, 1 0 यहाँ से काट दिए, 6 दूनी 12 और 2 5 10, ये हो गया कितना, 5/12।
चलिए यहाँ एक जीरो छूट गया था मेरा, यहाँ एक जीरो छूट जाने का मतलब यहाँ 10 छूट गया, तो ये 50 हो जाएगा, 50/12 हो जाएगा। इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, 25/6 हो गया। अब इसको चलिए 25/6 ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, इसलिए यही आंसर आप रहने दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 7 नंबर में पहुंच रहे हैं। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, 17 कलमों का मूल्य 25 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो 125 पेंसिलों के बदले कितनी कलमें ली जा सकती हैं। 17 कलमों का मूल्य 25 पेंसिल के बराबर है। उसके बाद यहाँ दूसरे स्टेप में क्या दिया है कि 125 पेंसिल के बदले कितनी कलमें ली जा सकती है। तो यहाँ देखिए कि 25 पेंसिल के बदले आप कितनी कलम ले सकते हैं, 17 कलम। चलिए एक एक नियम से इसको बना दीजिए। चूँकि 25 पेंसिल के बदले 17 कलम, 25 पेंसिल के बदले 17 कलम, और एक के बदले हो जाएगा 17/25, और 125 पेंसिल के बदले 125 पेंसिल के बदले 17 × 125/25। इसको हम भाग देते हैं, 25 5 125 और 17 5 85। चलिए 85 कलम, यही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी की चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 105 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो चलिए रेलगाड़ी की चाल कितना है, चाल पहले हम लोग निकाल लेते हैं। चाल है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है कितना, 105 घंटा। समय है 105 घंटा। चलिए अब हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये हो गया 96 × 105। देखिए आपको गुना करने में भी समय लग जाएगा, तो गुना को भी आप ट्रिक से कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम ट्रिक से गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम 96 × 100 जोड़ 5 कर देते हैं। यह समय बचाने वाला गुना है। तो चलिए 96 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9600 प्लस, अब 5 से इसको गुना कर दीजिए, 5 × 36 का 0 हासिल 3, 5 × 45 और 3 48, 480। चलिए दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 0 हो गया और 8 हो गया, और 6 4 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 1 और 9 10 हो गया, यानी 10,080 हो गया ये आंसर, 10,080। चलिए अब हम लोग फिर अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 में पहुंचते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न 9 में है 144 का 3/4 96 के 2/3 से कितना अधिक है। मतलब ये पहला वाला टर्म अधिक है, कितना अधिक है वो आपको निकालना है। तो इस टर्म से इस टर्म को हम घटा देंगे। 144 का 3/4, तो 144 गुना 3/4 का मतलब गुना, इसको घटा देंगे कितना, 96 का 2/3 से घटा देंगे। चलिए इसको हम गुना करके घटाएंगे, या इसको आप काट भी सकते हैं, तो काट दीजिए। पहले यहाँ काट देते हैं हम, 3 चौक 12, 2 24, 3 8 है 24, ये 48 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसको भी काट देते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब 32 गुना 2 यहाँ गुना कर देंगे। तो चलिए 3 से इसको पहले हम गुना कर दें, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, ये माइनस कर दिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसको अब घटा देते हैं, 4 से 4 चला गया 0, 14 से 6 चला गया 8। देखिए ये 80 हो गया आंसर आपका। चलिए यहाँ हमने काटने में थोड़ा सा गलती कर दिया है। देखिए 4 से 144 को काटे हैं ना, तो ये काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 4 तिया 12 बच गया 2 हो गया 24, और 4 छके 24, ये 36 गुना 3 हो जाएगा। तो 36 गुना 3 यहाँ हम गुना कर देते हैं, 3 छके 18 का 8 हासिल 1, और 3 तिया 9 और 1 10, इतना से घट गया कितना, 108 से घटा 64, इसको काट देते हैं, 108 घटा 64, इसको घटा देते हैं। 8 से 4 चला गया, 8 से 4 चला गया तो 4 बच गया, और 10 से 6 चला गया 4 बच गया, ये 44 आंसर हो गया। इसका मतलब ये संख्या 44 अधिक है। चलिए हम लोग पहुँचते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 10 में। देखिए प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है, एक कार 12 घंटे में 432 किलोमीटर चलती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। देखिए 12 घंटे में 432 किलोमीटर चलती है,
तो चाल तो आप निकाल लेंगे, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, क्लियर बात है। तो चाल निकल जाएगा, लेकिन निकालना है आपको किस में, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। ये घंटा है और ये किलोमीटर है, तो इसको आपको क्या बनाना है, मीटर बनाना है, इसको सेकंड बनाना है और इसको मीटर बनाना है। तो चलिए हम लोग एक ही साथ बना देते हैं। चलिए आंसर हम कैसे निकालेंगे, चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चलिए दूरी कितना है 432 बटे समय कितना है, समय है 12 घंटा। तो चलिए 12 घंटा जब समय है तो हम क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे मीटर, इसको बना देंगे हम सेकंड। तो इसको मीटर कैसे बनाएंगे, 432 किलोमीटर है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे तो मीटर बन जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। अब ये है क्या, घंटा है, तो घंटा को हम क्या करेंगे 60 से एक बार गुना करेंगे तो ये मिनट बन जाएगा, एक बार पुनः 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे काट दीजिए, आपका चाल निकल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। चलिए इसको हम काटते हैं, ये जीरो काट दिए, यहाँ से 2 जीरो काट दिए। अब मेरे पास यहाँ कितना बच गया 10, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको काटते हैं। यहाँ देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 से हम काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 एकम 3 हो गया कितना 1, 13, 3 चौक 12, 1 12, 3 चौक 12। चलिए 4 से पुनः इसको हम काट देते हैं, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 2 24, 4 छके 24, 36। अब 6 से फिर इसको हम काट देते हैं, 6 छके 36, यानी यहाँ पर 6 बज गया और यहाँ भी कितना बज गया, यहाँ 6 बज गया, यहाँ भी 6 बज गया, तो ये 6 छक्कों भी हम काट देंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बज गया 10। ये हो गया कितना 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न 11 नंबर में पहुँच रहे हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राम एक काम को 12 दिन में और श्याम उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम को राम और श्याम मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए राम एक काम को 12 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 16 दिन में करता है। इसका मतलब श्याम के काम करने की क्षमता कम है, तब ना उसको काम करने में अधिक दिन लगता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दिन के काम को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए राम 12 दिन में कितना काम करता है, कोई एक काम करता है, तो हम लिखते हैं एक नियम का इसमें इस्तेमाल प्रयोग करेंगे हम लोग। राम देखिए प्रोसेस से मैं बना देता हूँ, आप शॉर्ट कर लेंगे इसको। राम 12 दिन में एक काम, तो राम एक दिन में हो जाएगा 1/12 भाग काम, 1/12 भाग काम। चलिए अब हम लोग श्याम के भी एक दिन का काम को निकाल लेंगे। अब देखिए चूँकि श्याम 16 दिन में एक काम मतलब एक भाग काम, तो इसीलिए वही श्याम एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/16 भाग काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के एक दिन के काम को हम निकाल लेंगे कि दोनों एक दिन में कितना भाग करेगा, क्योंकि दोनों को मिल के करना है काम। तो यहाँ हम निकालते हैं दोनों एक दिन में किया गया काम। चलिए जगह नहीं है, हम शॉर्ट से लिख देते हैं, तो हम इसको जोड़ देते हैं, 1/12 जोड़ 1/16, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 12 और 16 का एलसीएम आप एलसीएम निकलाएंगे नहीं, इस सब का छोटा छोटा का एलसीएम आप नहीं निकालेंगे, ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए जो बड़ी संख्या है ना उसका पारा पढ़िए, 16 दूना 32, 12 से नहीं भाग लग रहा है, 16 48, 12 चौक 48, मतलब 48 दोनों संख्या से भाग लग रहा है और वो छोटी संख्या है तो इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 एकम 4 प्लस 16 48, 3 एकम 3, 4 3 7/48। तो 7/48 भाग काम वो दोनों मिलकर के एक दिन में करेंगे। तो देखिए 7/48 भाग काम, यहाँ देखिए फिर आप एक एक नियम का प्रयोग करेंगे, चूँकि 7/48 भाग काम एक दिन में, इसलिए पूरा काम, पूरा मतलब एक काम ही पूरा काम है। एक काम क्या करेगा 48/7, 48/7 दिन। चलिए यही आपका आंसर होगा। हिसाब को आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इसी ढांचे का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। तो चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, 14 मीटर लंबा 25/2 मीटर चौड़ा फर्श को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी।
तो हम क्या करेंगे, फर्श के क्षेत्रफल से ईंट के क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा प्रश्न खड़ा ये होता है कि देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, देखिए 14 मीटर है, 25/2 मीटर है, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर यानी मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि एक ही जात में करेंगे तभी ना हमारा हिसाब का आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम फर्श का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेते हैं। 14 मीटर है, इसको हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। उसके बाद गुना, ये हो गया क्या लंबाई। अब चौड़ाई क्या है, 25/2 मीटर है, तो 25/2 को भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम 100 से गुना कर देंगे तब ये सेंटीमीटर बनेगा। उसके बाद बटे क्या करना है, ईंट का क्षेत्रफल को भाग देना है, ये पहले से ही सेंटीमीटर है। चलिए यही हम भाग दे देते हैं ईंट का क्षेत्रफल को। 10 × 7 है, 10 × 7, इसको आप काट दीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग 7 दूनी 14, ये 2 और 2 को भी काट दिए। अब यहाँ बच गया 10, यहाँ 25। चलिए इसको भी हम काट देते हैं, 0 0 काट देते हैं। 25 × 10 बच गया और यहाँ 100 बच गया। तो 25 पर कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3, 25 पर 3 जीरो, यानी 25,000 ईंट लगेगा। देखिए कितना आसान है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 में है, एक घड़ी को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। घड़ी को कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। देखिए 480 रुपया में बेचे तो हमें नुकसान हो गया, इसका मतलब हमने ख़रीदा था 480 से कुछ अधिक रुपये में, वो आपको पकड़ना है, यानी आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य स्पष्ट है कि ये 480 से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें हानि हो गया है। कितना हानि हुआ है, 20% की, 20 रुपये की नहीं बल्कि 20% की। तो हम ये देखिए इस परसेंटेज से हम पकड़ लेंगे कि हमारा क्रय मूल्य कितना है। देखिए 20% की हानि का मतलब 100 से पहले आप 20 को माइनस कर दीजिए, 100 - 20 = 80। यानी यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया हो तो हमने उसको 80 रुपया में ही बेचा है। इसका मतलब 80 रुपया विक्रय मूल्य है, तो खरीदे थे हम 100 में, यानी 100 क्रय मूल्य मानने पर इस तरह से होगा। तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 1 रुपया में हो जाएगा 100/80। इसीलिए विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 480, तो यहाँ 80 के नीचे हम 480 लिख देते हैं। तो 100 × 480/80, ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया। इसको थोड़ा काट देते हैं हम, 0 0 काट दिया, 8 × 6 = 48, 600 रुपया हो गया। इसका मतलब 480 रुपये में बेचे और ख़रीदे थे 600 रुपया में, ये क्रय मूल्य निकल गया। तो क्रय मूल्य हमारे पास निकल गया, क्रय मूल्य बराबर 600 रुपया। अब हमको क्या करना है, इसमें लाभ लेना है, कितना, 10% का लाभ लेना है। तो 600 रुपये का 10%, तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य 600 रुपया हमने ख़रीदा था, इसमें हमको लाभ लेना है कितना, 600 रुपया का 10%, मतलब 10/100। चलिए 2 0 2 0 काट देते हैं, 10 × 6 = 60, यानी 660 रुपया हो गया। चलिए ये आंसर हमारे पास निकल गया। अब हम लोग अगला नंबर यानी 14 नंबर में पहुंच रहे हैं। अब देखिए 14 नंबर में प्रश्न में क्या है कि एक साइकिल का क्रय मूल्य 450 रुपया है, यदि टैक्स 3% हो तो खरीदार को कितना राशि देना होगा। चलिए इसका उत्तर हम बनाते हैं। साइकिल का खरीद मूल्य 450 रुपया है, 450 रुपया तो आपको देना ही है, प्लस 3% टैक्स भी देना होगा। तो 450 में उस टैक्स को जोड़ दीजिए, तो 3 तो नहीं जोड़ना है बल्कि 450 का 3% आपको जोड़ना है। 450 × 3/100, ये टैक्स हो गया। देखिए ये हो गया टैक्स, 3% है। तो चलिए इसको हम लोग काट के थोड़ा अभी छोटा कर देते हैं, 0 0 काट दिए। अब इसको काटने से फ़ायदा है नहीं है, फ़ायदा बेकार है। चलिए इसको हम गुना कर देते हैं। पहले 5 से हम काट सकते हैं इसको, ये हो गया 5 × 9 = 45 और 5 दूनी 10, 9 × 27/2 हो गया। 450 + 27/2 हो गया। तो 450 + 27/2, इसको 2 से 27 को जब हम 2 जगह बांटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13 दूना 26, यानी 13.5 हो जाएगा। तो 450 और 13.5, 463.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 463.5 रुपया। चलिए ये आंसर निकल गया हमारा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
15 में पहुंच जाते हैं। 15 में वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। ये 12, 15 और 20 से विभाजित होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो 12, 15 और 20 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम भी आप जुबानी निकालेंगे, बिना कलम के। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें जो बड़ी संख्या है उसका पारा पढ़ेंगे आप। 20 एके 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। 20 12, 15 से नहीं भाग लग रहा है। 20 दूना 40, 12, 15 से भाग नहीं लग रहा है। 20 तिया 60, 12 और 15 दोनों से भाग लग रहा है। 12 5 60, 15 चौक 60। इसका मतलब इसका एलसीएम 60 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 7। अब देखिए, जब 60 एलसीएम हो गया तो उसमें ये पूर्ण वर्ग भी होना है। इसका मतलब इससे अधिक को कोई संख्या होगा। तो देखिए, 12, 15 और 20 से भी भाग भी लगना है उस संख्या को। तो देखिए, जब 60, 12, 15 और 20 से भाग लग रहा है तो 60 का जितना भी अपवर्तक है वो सारा 12, 15 और 20 से भाग लेगा। तो अब आपको खोजना है कि भाई 60 से आगे वो कौन संख्या हो सकता है। देखिए, 60 जब नहीं है तो देखिए हम बना रहे हैं। 60 तो नहीं है भाई, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 120 हो सकता है। या फिर 60 दूना 120, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 हो सकता है। 6 चौक 24, 240 हो सकता है। और 240 भी नहीं है पूर्ण वर्ग। 6 5 30, 300, देखिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 6 6 36, तो 360, 6 6 ये भी नहीं है पूर्ण वर्ग। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी इसको हम 60 का अपवर्तक निकाल रहे हैं। 60 1 60, 60 दूना 120, 60 थे 180, तो हम 6 का पारा पर के एक जीरो डाल देते हैं। चलिए, अब हो गया क्या? 6 8 48, 6 9 54, 540 और 6 दाएँ 60, 600। अभी तक हमें नहीं मिला है, यहाँ भी नहीं मिला। अब अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 660, 660। फिर इसमें हम 60 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 720, यानी 12 6 के 72, 720 और 13 6 के 78, 780, 14 6 के 84, 840 और 15 6 के 90, ये 900 हो गया। देखिए, 900 पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे है? देखिए, 30 गुना 30, 30 गुना 30 करेंगे तो 900 हो जाएगा। और 900 पूर्ण वर्ग संख्या है। जब 60, 12, 15 और 20 से विभाजित है तो 60 के जितने अपवर्तक हैं ये सब जो है 60 के तमाम अपवर्तक, तमाम मल्टीपुल जो है वो इससे भाग लग जाएगा, यानी 12, 15 और 20 से भाग लग जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में पहुंचते हैं। चलिए, अगला प्रश्न 16 नंबर में पहुंचते हैं। मनोज प्रतिदिन 40 लीटर दूध जमा करता है, उसका 3/4 ग्राहक को बेच देता है। तो बताओ मनोज प्रतिदिन कितना दूध बेचता है। देखिए, मनोज 40 लीटर दूध को जमा करता है और बेचता कितना है? उसका 3/4 भाग बेच देता है। तो 40 लीटर दूध जमा करता है, बेचता है उसका 3/4, मतलब 3/4। 40 का 3/4, इसको हम काट देंगे। 4 दाई 40, 10 तिया 30 लीटर। इसका मतलब ये 30 लीटर दूध बेचता है। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 17 में पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 17 में है, एक आयताकार खेत की लंबाई 15.5 मीटर और चौड़ाई 9.5 मीटर है, तो खेत के 6 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि चाल 60 मीटर प्रति मिनट हो। चलिए, देखिए, एक आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है। इस खेत की लंबाई है 15.5 मीटर और इसकी चौड़ाई है 9.5 मीटर। तो इसका कई चक्कर लगाना है? 6 चक्कर लगाना है। पहले देखिए कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ता है। तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ता है? आप जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये 15.5 है तो ये भी 15.5 होगा, ये 9.5 है तो ये भी 9.5 होगा। तो चारों को हम लोग जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे तो इसका बाउंड्री निकल जाएगा, मतलब इसका परिमाप निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप, इसका एक फॉर्मूला भी है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका ये फॉर्मूला है। यानी तो आप सीधे चारों को जोड़ दीजिए, वो भी परिमाप निकल जाएगा। तो 2 इंटू लंबाई कितना है? लंबाई है 15.5 और चौड़ाई है 9.5। दोनों को हम जोड़ देते हैं। 2 गुना 15, 9 और 15 और 9, 9 5 और 24 और 0.5 और 0.5 एक हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। 25 दूना 50, यानी 50 मीटर इसका परिमाप हो गया, यानी बाउंड्री हो गया। तो 6 चक्कर लगाता है, तो 6 चक्कर में कितना हो जाएगा?
50 गुना 6 बराबर 300 मीटर, यानी 300 मीटर चलना है। उसका चाल कितना है? चाल है 60 मीटर, 60 मीटर सॉरी चाल, हाँ चाल 60 मीटर प्रति मिनट है। कितना समय लगेगा? समय आपको निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? यही 300 मीटर, क्योंकि 6 चक्कर लगाना है, तो 300 बटे 60। चलिए इसको हम काट देते हैं, 6 पंजे 30। तो ये 5 मिनट आंसर निकल गया हमारा। चलिए अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 98 में हम पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 98 में क्या दिया हुआ है? 3 संख्याओं का औसत 8 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है तो तीसरी संख्या क्या है? 3 संख्याओं का औसत 8 है। मान लें कि उसमें से कोई संख्या 2 है, कोई 5 है, कोई कुछ भी है, औसत निकालेंगे तो वो 8 हो रहा है। 3 संख्याओं का औसत जब 8 है तो वो तीनों संख्या, 3 संख्या का योग, संख्याओं का योग 8, 3 संख्या है तो 8 गुना 3 कर देंगे हम लोग, 8 तिया 24। और 2 संख्याओं का औसत कितना है? 5 है। तो पहली 2 संख्या का, तो 2 संख्याओं का योग निकाल देते हैं। 2 संख्याओं का योग बराबर 5 गुना 2 10। तो 24 से हम 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 24 से 10 घटा देने पर बचेगा 14। इसका मतलब वो तीसरी संख्या 14 है। चलिए प्रश्न संख्या 19 में हम चलते हैं। देखिए प्रश्न 19 में क्या करा है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन 3 वर्ष में 60 रुपया ब्याज अर्जित करेगा? आपको क्या प्राप्त है? दर प्राप्त है 5% वार्षिक, और समय प्राप्त है, समय बराबर 3 वर्ष, ब्याज प्राप्त है, ब्याज है कितना? 60 रुपया, 60 रुपया। अब हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है हमें। मूलधन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। तो ब्याज मेरे पास दिया हुआ है 60, 60 गुना 100 बटे दर है 5 गुना समय है 3। चलिए इसको हम काट देते हैं। 5 बार 5 60, 3 चौक 12, यानी 400 हो गया, 400 रुपया हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 20 में हम पहुंच रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 में है, एक व्यक्ति 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है, उन्हें 3 रुपया प्रति संतरा की दर से बेच देता है, तो उसको कितना लाभ होगा? पहले देखिए क्रयमूल्य कितना है, खरीदा है कितना में? 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन, 12 का 1 दर्जन होता है आप जानते हैं। तो खरीदा है कितना? वो 2 दर्जन, मतलब 24 संतरा उसने खरीदा है। 24 संतरा खरीदा है कितना? 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी 2 दर्जन खरीदा है तो 24 गुना 48 रुपये में उसने खरीदा है। 24 संतरा खरीदा है कितना में? 48 रुपये में। अब देखिए 3 रुपये प्रति संतरे के दर से बेच देता है, तो 24 खरीदा है तो 24 ही ना बेचेगा। तो 24 तिया कितना होता है? यहाँ बिक्री, ये क्रयमूल्य हो गया आपका, क्रयमूल्य। अब बिक्री मूल्य देखिए, 24 संतरा को बेचेगा 24 गुना 3 रुपया प्रति संतरा, तो 24 तिया 20 तिया 60, 4 तिया 12, 72 हो जाएगा। बिक्री मूल्य हो जाएगा कितना? 72। तो अब इसका आप लाभ निकाल लेते हैं घटा करके, यानी 72 माइनस 48, तो 12 से 8 चला गया, 4 बच जाएगा, यहाँ बच गया 6, 6 से 4 चला गया 2। इसका मतलब 24 रुपया उसने लाभ कमाया। चलिए इसी तरह का प्रश्न देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसी तरह का नवोदय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा।